एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरदार चल रही होगी। तो आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जो कि हमारे केएस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। एंड सिमिलरली विद जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, जिसका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस होता है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आज हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया आए थे 1600 में एज ए ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और उनको एक चार्टर ग्रांट किया था क्वीन एलिज़ाबेथ ने। 1765 में कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गए थे। दीवानी राइट्स यानी कि उनके पास रेवेन्यू के राइट्स थे। कौन सी जगह पे? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों जगह पे, ठीक है। इन तीनों जगह पे उनके पास क्या थे? दीवानी राइट्स थे। फिर उसके बाद सिपाही म्यूटिनी के बाद 1858 में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, तो ब्रिटिश क्राउन जो थे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो गए इंडियन गवर्नेंस के लिए, इंडिया में गवर्नेंस करने के लिए। इससे पहले कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर इसके बाद कौन सा रूल आया? क्राउन रूल। तो ये जो है, इनको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका जो पीरियड था वो 1773 से लेके 1858 तक था, ठीक है, जब तक सिपाही म्यूटिनी हुई थी। फिर क्राउन रूल आया 1858 से लेके 1947 तक, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब तक क्या चला था? क्राउन रूल चला था। द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बिठाई गई। फिर जनवरी 26, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बन चुका था, ठीक है। अब पहले तो एक चीज़ और है कि जो इंडियन प्रिंसेस थे, ठीक है, क्योंकि पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारी जो कंट्री थी वो प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थी। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि वो स्टेट जिनको रूल कौन करते थे? प्रिंस करते थे। और प्रोविंसेस में उसमें से 11 प्रोविंसेस थी और बाकी क्या थी? बाकी सब प्रिंसली स्टेट्स थी। इसके बाद जितने भी इंडियन प्रिंसेस थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स पे रूल करते थे, तो वो कौन सी पॉलिसी के अंडर रूल करते थे? तो वो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के अंडर रूल करते थे। अब सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम या सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी होता क्या है? सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी का मतलब होता है कि इसमें जितने भी ब्रिटिश फोर्स होगी, ठीक है, ब्रिटिश फोर्स, आर्मी याद रख लो, यहाँ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, तो ये सब किंगडम पे, जो जहाँ पे राजा है वहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो राजा को इनको क्या करना पड़ेगा? इन फोर्स को पे करना पड़ेगा, अलाउंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो था वो किसने दिया था? वो लॉर्ड वेलेस्ले ने दिया था। लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या दिया था? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। इस सिस्टम में ब्रिटिश आर्मी इंडियन किंगडम पे रहती थी, तो फिर जो राजा थे वो उनको अलाउंसेस पे करते थे। अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू रेगुलेट एंड अफेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी, ठीक है, उसके लिए ये एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है।
गवर्नर जनरल बना दिया गया किसका, बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम भी याद रखना है, उसका नाम था लॉर्ड वारन हास्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। फिर इनके लिए असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डाले गए ताकि वो किसको इसको असिस्ट कर सके, वो गवर्नर जनरल जो कि बंगाल के बने थे, ठीक है, उनको असिस्ट कर सके। फिर उसके बाद जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज है, गवर्नर जनरल उन्हें भी सबऑर्डिनेट करते थे, ठीक है। मगर इससे पहले जब बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं बने थे, उससे पहले ये तीनों जो प्रेसिडेंसीज थी ये तीनों इंडिपेंडेंट थी। इसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में 1774 में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 3 अलग जस्टिस थे। इट प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी टाइप ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। इस एक्ट में जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे उन्हें प्रोहिबिट किया गया था कि वो किसी तरह की कोई भी ब्राइब नहीं लेंगे, ठीक है, ब्राइब नहीं लेंगे। इस एक्ट में स्ट्रेंथ कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था ताकि वो किसको गवर्न कर सके, रेवेन्यू सिस्टम को, सिविल मिलिट्री अफेयर्स जितने थे ब्रिटिशर्स के उसको क्या कर सके, उसे देख सके, उस पर उसको गवर्न कर सके, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब 1773 में एक्ट बना था तो उसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए थे वो क्या कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे ऑल रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। इसके बाद आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को रैटिफाई करने के लिए, देखने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया था। रेवेन्यू मैटर जितने भी थे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के रिलेटेड कितने भी मैटर्स थे उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। क्या कर दिया गया था, रेवेन्यू मैटर्स जितने भी थे उसको सुप्रीम कोर्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, अलग कर दिया गया था। इस एक्ट में जो 1784 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1781 में अमेंडिंग एक्ट जो आया था, इसमें क्या हुआ था, इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव ए जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट को जितने भी कलकत्ता में इनहैबिटेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के ऊपर जुरिस्डिक्शन करने का अधिकार है, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, एक कोर्ट दिया गया था पर्सनल डिफेंडेंट के लिए, यानी कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदूज़ जो हैं वो हिंदू लॉ के मुताबिक चलें और जो मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलें। पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, अब जैसे हमने 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, मेन चीज़ें उसमें क्या क्या थी आपको वो फिर से मैं रिपीट कर लेती हूँ कि उसमें मेन चीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिविल मिलिट्री या कॉमर्शियल पर्पस जितना भी काम होता था वो कौन देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। और 4 मेंबर्स दिए गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, किसको, गवर्नर जनरल को। और पहले मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो थी वो अलग अलग काम करती थी, मगर जब गवर्नर जनरल बन गया था बंगाल का तो उसके बाद ये तीनों को देखने लग गया था गवर्नर जनरल। पिट इंडिया एक्ट 1784 में सेम जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिकल यानी कि जो मिलिट्री फंक्शंस थे, ठीक है, उन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कॉमर्शियल फंक्शंस को अलग कर दिया गया और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उन्हें अलग कर दिया गया। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो क्या देखते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कॉमर्शियल फंक्शन देखते थे, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या देखते थे, पॉलिटिकल फंक्शन। अब इन दोनों को अलग कर दिया था, मगर जो हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था उन दोनों को कौन देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही देखता था। अब पहले 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे गवर्नर जनरल के लिए 1773 एक्ट में, मगर 1784 जो पिट इंडिया एक्ट आया था उसमें उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया था और कितने मेंबर्स दिए थे, 3 मेंबर्स ही दिए थे। 1786 एक्ट, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो था उसमें गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी गई थी कि वो बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल कर सके। ट्रेड मोनोपोली जो थी वो 20 साल के पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी, यानी कि जो चार्टर एक्ट था पहला कब आया, 1793 में, तो 20 ईयर्स के बाद फिर से क्या आएगा, चार्टर एक्ट आएगा। तो इसमें 2020 ऐड करते जाना है। तो वैसे पहले 1813, फिर 1833, फिर 1853 ये चार्टर एक्ट आए थे आफ्टर 20 ईयर्स। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दिस एक्ट ऑल्सो, This act also known as East India Company Act of 1813 came after 20 years। अब जो चार्टर एक्ट है वो कितने सालों के बाद आता है, 20 ईयर्स के बाद आता है। चार्टर एक्ट जो थी वो ट्रेड मोनोपोली को उन्होंने ऐड कर दिया था। अब आपने ये याद रखना है कि जो कौन सा एक्ट है, 1813 चार्टर एक्ट है जिसने क्या किया था, ट्रेड मोनोपोली को क्या किया था, एंड कर दिया गया था। This is the Indian trade, that is the Indian trade were thrown open to all the British merchant, okay। फिर इसके बाद बट उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी, टी और चाइना के साथ जो ट्रेडिंग थी उसको, उसके ऊपर जो मोनोपोली थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। इस पे ही जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है इसी में क्या आई थी, क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, ठीक है। वो क्या बताने वाली थी, अपने रिलीजन के बारे में अवेयर करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी। वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करनी थी, ठीक है। लोकल जो गवर्नमेंट थी इंडिया में वो टैक्स इम्पोज करना चाहती थी लोगों के ऊपर, और जो लोग टैक्स नहीं पे कर पाते उनको क्या करना था, उन्हें पनिशमेंट देनी थी। तो इस एक्ट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ट्रेड मोनोपोली एंड तो हुई थी मगर 2 चीज़ों में ट्रेड मोनोपोली नहीं हुई थी एंड, वो कौन कौन सी थी, टी एंड ट्रेड विद चाइना। और आपको ये भी याद रखना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो कौन से चार्टर एक्ट में आई थी, वो 1813 चार्टर एक्ट में आई थी। अब चार्टर एक्ट है 1833, गवर्नर जनरल जो था बंगाल का उसे गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया गया। अब आपको इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, फर्स्टली चार्टर एक्ट कौन सा चार्टर एक्ट है जिसमें कि गवर्नर जनरल बंगाल का उसे गवर्नर जनरल इंडिया का बनाया गया, तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली। अब इसमें जो टी और ट्रेड विद चाइना पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे भी एंड कर दिया गया था। अब 1813 में उसे एंड नहीं किया था, बट 1833 में ट्रेड मोनोपोली जो टी और ट्रेड विद चाइना थी उसे भी एंड कर दिया गया था। एक 4th मेंबर लॉ कमीशन लॉ मेंबर बिठाई गई, ठीक है। This act ended the East India Company as a commercial body and it became purely an administrative body। अब जो वो कॉमर्शियल बॉडी थी उसे एंड कर दिया गया। अब कौन सी बॉडी बना दिया गया, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था।
इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप हुई थी अंडर एक्ट ऑफ 1833 एंड लॉर्ड मैकेलवे वाज इट्स चेयरमैन। अब आपको याद रखना है कि इंडिया की जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी वो किस एक्ट में आई थी, वो एक्ट 1833 में आई थी और उसके चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकेलवे उसके चेयरमैन थे। अब अपने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उसे गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ट्रेड मोनोपली टीओ ट्रेड विद चाइना इसको भी एंड हो गया था। लॉ मेंबर बिठाया गया था, लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया था गवर्नर जनरल के काउंसिल में। और फर्स्ट लॉ कमीशन जो थी वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में आई थी। उसके जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मैकेलवे थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट यानी कि फर्स्ट जब इन्होंने अटेम्प्ट किया था कि सिविल सर्वेंट स्टार्टेड इन इंडिया शुड नॉट बी डिबेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। ठीक है, फिर इसको जो पहले 1833 में ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट्स का बात की गई थी। इंडिया के जो लोग हैं वो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दी गई थी। फिर इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स वर सेपरेटेड। अब लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को दोनों को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। 6 मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें कि 4 मेंबर अपॉइंट किए गए थे प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट थी कहाँ पे, सॉरी कहाँ चला गया, ओके 6 मेंबर जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें से 4 मेंबर्स जो थे उन्हें मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा में अपॉइंट कर दिया गया था। 6 मेंबर को अपॉइंट करना था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मगर 4 मेंबर कौन सी जो प्रोविंसेस थी उसमें जाने थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा में। इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। अब ओपन कंपटीशन की बात जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 1833 में इसकी बात तो की थी, बट इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। फिर 1853 में ओपन कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी, इंडियन सिविल सर्विस ओपन फॉर ऑल। फिर इंडियन सिविल सर्विस था वो सबके लिए ओपन हो गया था। फिर मैकेलवे कमेटी बिठाई गई थी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1854। अब आपको ये भी याद रखना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ओपन कंपटीशन फॉर ऑल कब था, 1853 जो चार्टर एक्ट था उसमें था। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फर्स्ट टाइम द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फर्स्ट टाइम जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, काउंसिल थी, वो किसने अपॉइंट की थी, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपॉइंट की थी। सो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आज हमने पढ़ा है कंपनी रूल, ठीक है, 1773 से लेके 1858 तक। आज हमने कंपनी रूल पढ़ा है और कल हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें कि रिप्लेस कर दिया क्या था, कंपनी रूल को किसके साथ, क्राउन रूल के साथ उसे रिप्लेस कर दिया गया था। फिर 1858 के बाद कौन सा रूल चला है, क्राउन रूल। 1947 तक क्राउन रूल चला है। एक क्विक रिवीजन के लिए, पहले जो हम पढ़ रहे थे क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसका ईयर याद होना चाहिए 1773। फिर इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा एक्ट हमने पढ़ा था, 1781 जो अमेंडिंग एक्ट था, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट इंडिया एक्ट में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उन दोनों को क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था।
रिड्यूस कर दिए गए थे। जो काउंसिल्स थी, गवर्नर काउंसिल जो बनाई थी, जो पहले रेगुलेटिंग एक्ट में जो 4 मेंबर थे, उसके बाद रिड्यूस करके कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में वो क्या बन गए थे, गवर्नर जनरल बंगाल के बन गए थे। 1793 में को क्या आया था, 20 ईयर्स रूल, यानी कि चार्टर एक्ट आया था, जो हर कितने साल के बाद आता है, 20 ईयर्स के बाद आता है। ठीक है, फिर 20 ईयर्स 1813 में आया था। 1813 में ट्रेड मोनोपली जो थी वो एंड हो गई थी ओवर टी एंड ट्रेड विद चाइना। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 में मेन चीज़ जो थी, गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल इंडिया के बनाए गए। लॉ कमीशन बिठाई गई थी अंडर लॉ मैकेलवे। और उसके बाद 1853 एक्ट, जिसमें कि 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, उसमें से 4 जो थे वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा में अपॉइंट किए गए थे। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, MBBA। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे। सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट फॉर ऑल 1853 ही चार्टर एक्ट में हुआ था। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी रूल पढ़ा है, तो कल हम क्राउन रूल पढ़ेंगे, तो फिर आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।